चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। बाकी अटेंडेंस का जो भी इशू है वो आप बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस पे आ रहे हैं वापस अपने उस पे, ठीक है। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने चालू किया था। अब हमको आज स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑन, मतलब पेल्विस की जो है एनाटॉमी, ठीक है। पुअर कनेक्शन बता रहा है आपको। आवाज आ रही है मेरी बराबर सभी को? ठीक है। तो पेल्विक ऑर्गन पढ़ रहे हैं अपन। पेल्विक में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वैसे आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख चुके होंगे। इसमें यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेल्विस के जो ऑर्गन है उनको मेनली एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मतलब उनका स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी, आर्टरी, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक, है ना, उनका कोई स्पेशल फीचर हो तो वो, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर अपने को देखना है, रिलेशनशिप वगैरह, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका जिसका भी मतलब इशू ऐसा आ रहा हो आवाज का, तो आप म्यूट कर लो, ठीक है ना। और कैमरा आप लोग चालू कर लो सभी अपने, ठीक है। तो प्रोस्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोस्टेट जो है वो एक्सेसरी ग्लैंड है। ये गेस्ट आईडी से कुछ लोग कनेक्ट हैं, ये मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। गेस्ट आईडी से आपको कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है, मना किया गया है। कहाँ है अब इस पर रिमूव करने का ऑप्शन? अदनान, कभी इसको रिमूव कर सको तुम? देखो मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा कहीं पे कैसे मूव करते हैं। प्रोस्टेट जो है एक एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है। तो एक्सेसरी ग्लैंड जो है प्रोस्टेट, वो एक्सेसरी ग्लैंड जो है मेल की स्पेसिफिक ग्लैंड है, फीमेल्स में ये होती नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित ग्लैंड है। और इसका जो सिक्रेशन होता है वो क्या करता है, बल्क ऑफ सेमेनल फ्लूइड बनाता है। ये सारी चीजें आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी होगी। तो सेमेनल वेसिकल और बल्बल यूथेरियल ग्लैंड के साथ मिलकर के ये जो है सीमेन के लिए बल्क बनाता है, ठीक है। अब जो प्रोस्टेट होती है वो फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा टिश्यू उसके अंदर होता है, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में इसमें क्या और होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट में मोटे तौर पर टिश्यू में दो चीजें होती है, एक फाइब्रोमस्कुलर पार्ट होता है, एक ग्लैंडुलर पार्ट होता है। सेक्रेटरी और स्ट्रोमल जो कनेक्टेड टिश्यू वाला पार्ट होता है वो होता है, ठीक है। फिर फीमेल्स का जो काउंटर ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन है इसके साथ में, वो है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो फीमेल में जो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है उसको प्रोस्टेट से रिलेट करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, तो इसमें ये सारी चीजें आपको लिखना है। अगली चीज आपको इसमें बताना है सिचुएशन। प्रोस्टेट जो है कहाँ पर होती है, लेजर पेल्विस में होती है। कहाँ होती है प्रोस्टेट? लेजर पेल्विस में होती है, ठीक है। प्रोस्टेट जो है वो बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। हम ऑलरेडी यूरेथ्रा जब पढ़ रहे थे तो हमने प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पढ़ी थी, वहां पर ये बात आई थी कि जो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की गर्दन होती है, नेक होती है नीचे, ठीक है, जहां पर हमने यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी पढ़ा था, वो वहां पर सिचुएटेड होती है प्रोस्टेट, ठीक है, सराउंडिंग द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है, बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस से अगर अंदर जाएंगे, ये हम अंदर जा रहे हैं, और नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, तो ये क्या आता है, प्रोस्टेटिक बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। पीछे की तरफ क्या है इसके, तो इसके पीछे की तरफ होता है रेक्टम, और स्पेसिफिक बात करें तो रेक्टम का एम्प्यूला, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो गई, लोकेशन, लोकेशन हो गई, ओके। फिर शेप और साइज की बात करें तो इट रिसेंबल्स एन इन्वर्टेड कोन। ये किसके जैसी होती है, इन्वर्टेड कोन के शेप की होती है, करीब 4 सेंटीमीटर की होती है। अब इसमें ट्रांसवर्स जो चौड़ाई है इसकी वो है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। ट्रांसवर्सली एट द बेस, बेस पर जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ऊपर से नीचे की तरफ इसकी मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और आगे से पीछे की तरफ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो एंटीरो पोस्टली 2 सेंटीमीटर, वर्टिकली 3 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स 4 सेंटीमीटर, ये उसका साइज हो गया, ठीक है। फिर 8 ग्राम इसका वेट है, ये इसका वजन हो गया। ग्रॉस फीचर की बात करेंगे तो रफली जो है हम देख सकते हैं प्रोस्टेट को कि उसके अंदर जो है एपेक्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, तो एपेक्स इज डायरेक्टिंग डाउनवर्ड, है ना, ठीक है। एक बेस होता है, बेस ऑब्वियसली ऊपर की तरफ बेस है, नीचे की तरफ एपेक्स है। बेस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, यूरेथ्रा से, यूरिनरी ब्लैडर से। जो 4 सरफेसेस है उसमें एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 इंफेरोलेटरल, 4 सरफेस होती है इसके अंदर। बेस की बात करें तो बेस कहाँ है, नीचे की तरफ है,
और बेस जो है वो सराउंडेड रहता है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रा, ठीक है। तो बेस जो है कहाँ पर होता है, एपेक्स जो है वो कहाँ पर होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, ठीक है, जहां पर मेम्ब्रेनस और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है वो जुड़ रही है, ठीक है। तो ये है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और ये पार्ट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का। ये दोनों जहां जंक्शन हो रहा है उस जगह पर एपेक्स खत्म हो रहा है, ठीक है। अगली चीज आती है बेस। तो बेस जो है वो ऊपर की तरफ है, स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर जो बेस का है, ठीक है, वो कंटिन्यूटी में है नेक ऑफ द ब्लेडर से। तो नेक ऑफ द ब्लेडर जहां खत्म हो रही है वहीं पे बेस ऑफ द प्रोस्टेट है। और अगली चीज आती है सरफेस। जो दो सरफेस है, ठीक है, एक एंटीरियर सरफेस एक पोस्टीरियर सरफेस, इनकी बात कर रहे हो। तो एंटीरियर सरफेस जो है वो कैसी है, नैरो है और कॉन्वेक्स है। अब इसके लिए आपको जो है क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। इसमें एक एंटीरियर सरफेस है, ये दिखाई दे रही है सभी को, इन्होंने लेवल नहीं किया तो आप लेवल कर लेना, ठीक है, शायद किया ही नहीं है इन्होंने लेवल, है ना, आगे भी नहीं किया। तो सरफेस में ये एक एंटीरियर सरफेस है, एक पोस्टीरियर सरफेस है और दो इंफेरोलैटरल सरफेस होगी। तो एंटीरियर सरफेस देखेंगे हम कि कैसी है, कॉन्वेक्स है, और ये देखो पोस्टीरियर सरफेस जो है कैसी है, फ्लैट है, ओके। एंटीरियर सरफेस है उसकी अपन बात करते हैं, जो है वो कैसी है, नैरो है, ठीक है, कॉन्वेक्स है, साइड बाय साइड भी कॉन्वेक्स है और सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अरे यार,
यस आ रही आ रही। अदनान आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। इसमें वीडियो कॉल कर रहे हैं तो बता रहा है ग्रुप इज टू लार्ज फॉर वीडियो कॉलिंग, ऐसा लिखा आ रहा है। योगेश मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। वीडियो कनेक्ट नहीं करने दे रहा है ये। अरे क्या लफड़ा है। इधर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है मुझे, तो क्या चल रहा है? सर आपकी आवाज आ रही है। कॉल ही नहीं कनेक्ट करने दे रहा है। योगेश आवाज आ रही है? हाँ सर और इसमें ना वीडियो ऑन नहीं करने दे रहा है, वो कह रहा है ग्रुप इज टू लार्ज फॉर, ऐसा लिखा रहा है। आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूं? आ रही है सर आवाज। ठीक है, तो प्रोस्टेट हम देख रहे थे, ठीक है। प्रोस्टेट की हमने बात करी, जनरल फीचर देखा, उसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर रहे थे, उसमें बेस देखा हमने। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस की। सरफेस जो है वो आगे की सरफेस है नैरो कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे पहुंचना है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस से 2 सेंटीमीटर पीछे, तो सरफेस की आपने क्या बता दी, लोकेशन बता दी कि वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के 2 सेंटीमीटर पीछे होती है, ठीक है। रेट्रो प्यूबिक फैट यहाँ पर रखा होता है, जो कि प्रोस्टेट और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में होता है। इसके अलावा प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट होता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को प्रोस्टेट से कनेक्ट करता है और ये प्रोसेस को स्टेबल भी करता है, ठीक है। जो एंटीरियर सरफेस होती है उसी की लोअर एंड से, ठीक है, यूरेथ्रा जो है ना, सरफेस इज पियर्स बाय द यूरेथ्रा, मतलब जो एंटीरियर सरफेस होती है उसी से निकलती है यूरेथ्रा। तो जो डायग्राम में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि जो टिप ऑफ द एपेक्स है वहां से यूरेथ्रा निकल रही है, तो वो कह रहा है कि नहीं, जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द यूरेथ्रा है वहां से जो है यूरेथ्रा निकल रही है। एंटीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट जो है उसके लोअर एंड से यूरेथ्रा निकल रही है, ठीक है। फिर जो सरफेस है उसके टिश्यू का कंपोजिशन कैसा है, फाइब्रस टिश्यू है। पोस्टीरियर सरफेस ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है, और फ्लैटन फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। ऊपर से नीचे जाने पर जो है सरफेस कैसी दिखाई देगी, देखो ऊपर से नीचे जाने पर कैसी दिखाई देगी, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स दिखाई दे रही है, ठीक है। और साइड बाय साइड देखने पे कैसी दिखाई देगी, फ्लैटन, ठीक है। तो अगर दाएं या बाएं से देखोगे तो आपको ये कॉन्वेक्स दिखाई देगी, और ऊपर से देखोगे तो ये आपको फ्लैट दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर फेशिया होता है एक, जो कि रेक्टम और प्रोस्टेट को सेपरेट करता है, वो कहलाता है फ्लेक्शिया ऑफ डोनोविलर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। फिर जो अपर बॉर्डर होती है, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस की जो अपर बॉर्डर होती है उसमें से क्या एंटर होती है, उसमें से एंटर होती है इजैकुलेटरी, ठीक है। ऑन द इट इज पियर्स्ड ऑन द अदर साइड्स ऑफ द मीडियन प्लेन बाय द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। क्या होती है वहां पर, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, ठीक है। फिर इंफेरोलैटरल सरफेस की अगर हम बात करें जो नीचे से होती है, तो इंफेरोलैटरल सरफेस जो है वो पेल्विस की दीवार से रिलेटेड होती है, ठीक है, और ये रिलेटेड होती है एंटीरियर फाइबर ऑफ द लिवेटर एनआई से, ठीक है, और प्यूबो यूरेथ्रल जो एरिया है, ठीक है, उसमें जो ग्लैंड्स होती है उससे, ठीक है। अगली चीज आती है जोन ऑफ प्रोस्टेट। तो हिस्टोलॉजी के साथ में वैसे ही बताने का रहता है, ठीक है। जोन ऑफ प्रोस्टेट जो है पेरिफेरल जोन, ठीक है, सेंट्रल जोन और पेरियूथल ट्रांजिशनल जोन। होता क्या है कि जो सिक्रेटरी जो टिश्यू है प्रोस्टेट का, उसको अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, तीनों नाम याद रखने हैं कि 3 जोन होते
होते हैं, मैकनेल ने दिया था, पेरिफेरल जोन होता है, ठीक है, फिर सेंट्रल जोन होता है बीचों बीच का, ठीक है, और एक जो यूरेथ्रा के पास जो जोन होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अप्लाइड में आप लिख दोगे कि प्रोस्टेट में कैंसर बहुत ही कॉमन है ना, और प्रोस्टेट में ये जो पेरिफेरल जोन होता है ना, यहाँ पर जो है मेनली कैंसर होता है। अब आती है बात स्फिंक्टर रिलेटेड टू प्रोस्टेट। तो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो होती है, मतलब कि प्रोस्टेट में एंटर करने के जस्ट पहले की जो यूरेथ्रा होती है, ठीक है, वहां पर होता है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। क्या होता है? प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। ये जो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, इसका इजैकुलेशन में रोल रहता है, ठीक है, ये उस समय जो है क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर जो डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है वो इजैकुलेशन के समय खुल जाता है, ठीक है। फिर लोब्स की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट को अलग अलग लोब में डिवाइड किया गया है, 5 लोब है टोटल, ठीक है। एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, मीडियन और 2 लेटरल लोब। इसके लिए आपको ट्रांसवर्स सेक्शन वाला जो है इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, एंटीरियर लोब है ना, पोस्टीरियर लोब, ठीक है, 2 लेटरल लोब और एक मीडियन लोब। तो 5 लोब है प्रोस्टेट के अंदर, मतलब 5 जो है वो पार्ट में डिवाइडेड होता है प्रोस्टेट, ठीक है। फिर जो कैप्सूल होता है वो प्रोस्टेट को कवर करता है, वो 2 प्रकार का होता है, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल जो है वो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ग्लैंड के ही कंडेंसेशन से बनता है, मतलब ग्लैंड का एक्चुअल एक्सटेंशन है और ये फाइब्रोमस्कुलर होता है। जबकि जो फॉल्स कैप्सूल होता है वो एंडोपेल्विक फेशिया से डिराइव होता है। एंडो मतलब अंदर, पेल्विक मतलब पेल्विस में, पेल्विस के अंदर जो फेशिया है उससे डिराइव होता है। तो एंडोपेल्विक फेशिया जो है वो बनाता है फॉल्स कैप्सूल। ऐसे ही हमने कैप्सूल किडनी के अंदर भी पढ़ा था, याद होगा, ठीक है। फिर कैप्सूल के एक्सटेंशन की बात करें तो आगे की तरफ जो फॉल्स कैप्सूल है वो प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट में चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसमें कंटिन्यूस है, ठीक है। और आइदर साइड में ये जो है वेनस प्लेक्सस इसी फॉल्स कैप्सूल के अंदर एम्बेडेड रहता है, मतलब फॉल्स कैप्सूल में ही जो है क्या रहता है, वेनस प्लेक्सस फॉर प्रोस्टेट, ठीक है। फिर पोस्टीरियरली पीछे की तरफ देखेंगे तो पोस्टीरियर जो कैप्सूल का पार्ट होता है वो कैसा होता है, एवेस्कुलर होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फॉल्स कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट होता है ये रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डोनोविलर्स के जरिए बनता है। तो आगे हो गया एंडोपेल्विक फेशिया, आइदर साइड में आगे हो गया प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, ठीक है, आइदर साइड में हो गया इसमें एम्बेडेड प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस, और पीछे की तरफ इसमें है रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डोनोविलर्स। ये आपको फॉल्स कैप्सूल में बताना जरूरी है, ठीक है। अगली चीज आती है स्ट्रक्चर विद इन द प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट के अंदर क्या मिलेगा, तो प्रोस्टेट के अंदर पहली चीज हमको मिलेगी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है अंदर हमको मिलती है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर है जो अपने को बताना है, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ठीक है, जो कि बीच में से डायलेटेड है थोड़ी सी, साथ ही इसमें आ रही है इजैकुलेटरी डक्ट भी, ठीक है। तो अंदर के स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है वो वर्टिकल है, ठीक है। लोअर पैटर्न ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, डू नॉट शो द लोअर पैटर्न ऑफ द ऑर्गन्स, नहीं यहाँ नहीं है। ट्रांसवर्स ग्लैंड वर्टिकली एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर 1/3 ऑफ द, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो ट्रांसवर्स करती है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ छेदती है, ऐसा उसका मतलब होता है लाइन का, ठीक है, ऑफ इट्स एंटीरियर 1/3 विद द पोस्टीरियर 2/3। तो एंटीरियर जो 1/3 है, ठीक है, उसके अंदर ये अपने को मिलती है, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल जो है उसी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लाइंड सैक है, ठीक है, जो कि कहाँ पर खुलता है, यूरेथ्रल क्रेस्ट के अंदर खुलता है। यूरेथ्रल क्रेस्ट की हमने कल बात करी थी कि प्रोस्टेट की वजह से यूरेथ्रा में एक उभार बन रहा था, ठीक है, उसको हम कह रहे थे यूरेथ्रल क्रेस्ट। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और प्रोस्टेटिक यूट्रिकल 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गए। तीसरा है इजैकुलेटरी डक्ट। वो जो पोस्टीरियर सरफेस से एंटर कर रही थी इजैकुलेटरी डक्ट अपर बॉर्डर से, वो आकर के यहीं पर यूरेथ्रा के अंदर खुलती है, ठीक है। कहाँ खुलती है ये यूरेथ्रा के अंदर, तो यूरेथ्रा के अंदर जो है ऑन द आइदर साइड ऑफ द प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। तो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल जो है उसके दोनों तरफ खुलती है। तो 3 स्ट्रक्चर आपको बताना है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ठीक है, उसकी ओपनिंग इजैकुलेटरी डक्ट। अब आता है स्ट्रक्चर जोन्स ऑफ प्रोस्टेट जो है, इसमें आपको बस ये बताना है कि आउटर जोन, इनर जोन, 2 जोन में ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो आउटर जोन में ग्लैंड्स है और इनर जोन में ग्लैंड्स है, ठीक है।
जो ये जो जोन वाली ग्लैंड्स होती है ये कर्वेचर में, सर्कल में जो है बनी रहती है, ठीक है। और ये साइट जो है वो कार्सिनोमा के लिए ज्यादा लायबल होती है, इसमें कैंसर हो जाता है। एक इनर स्मॉल जोन होता है, उसमें जो होती है प्रोस्टेटिक सिक्रेशन की बजाय सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो जो लार्जर जोन, आउटर जोन है, वो ग्लैंड प्रॉपर प्रोस्टेटिक जो सिक्रेशन है वो करती है। जो इनर जोन है वो क्या सिक्रेट करती है, वो सिक्रेट करती है सब म्यूकोसल, वो सिक्रेट करती है म्यूकोसा, ठीक है। तो सिंपल म्यूकोसल ग्लैंड यहाँ पर हमको मिलती है प्रोस्टेट के जो यूरेथ्रा है इसके अंदर। इस जगह पर जो है बिनाइन हाइपरट्रॉफी होती है। बिनाइन हाइपरट्रॉफी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इसकी वजह से भी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कंप्रेस होती है और यूरिन पास करने में दिक्कत जाती है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कंप्रेशन होना और यूरिन पास करने में डिफिकल्टी, डिस्यूरिया, ये आप अप्लाइड में लिखोगे इसमें। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है इसमें, ब्लड सप्लाई। जो प्रोस्टेट का ब्लड है वो इंफीरियर वेसाइकल, मिडिल रेक्टल और इंटरनल पोटेंटल आर्टरी से आता है, जबकि ये अपना जो वेनस ड्रेनेज है, ठीक है, वो किसके जरिए देती है, वेनस ड्रेनेज इसका जाता है किसके जरिए, प्लेक्सस के जरिए। तो प्लेक्सस बनता है वेसाइकल्स प्लेक्सस, ठीक है, उसमें जो है ये वेनस ड्रेनेज देती है, साथ ही साथ इंटरनल पोटेंटल वेन में, और ये अल्टीमेटली जो है इंटरनल इलियक वेन के अंदर अपना ब्लड ड्रेन करती है, ठीक है। लिम्फेटिक्स इसमें प्रोस्टेट के ड्रेन करते हैं इंटरनल इलियक, सैक्रल लिम्फ नोड में और कुछ एक्सटर्नल इलियक नोड में। अब नाउ सप्लाई इसको कैसे मिलता है, ठीक है, यहाँ पर देखो आप जोन देख सकते हो, ठीक है, ये एक आउटर जोन है और एक इनर जोन है। आउटर जोन प्राइमरली जो है प्रोस्टेटिक कंटेंट सिक्रेट करता है, इनर जोन जो है वो, ठीक है, उसमें म्यूकोसल ग्लैंड भी होती है। नाव सप्लाई की बात करें तो प्रोस्टेटिक प्लेक्सस बनता है, ठीक है। अब ये प्रोस्टेटिक प्लेक्सस के लिए जो नाव है वो कहाँ से आती है, वो आती है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से। अब जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, ठीक है, उससे जो प्रोस्टेटिक प्लेक्सस बन रहा है, ठीक है, ये जो नर्व्स है, ये नर्व्स डायरेक्टली सप्लाई करने की बजाय बहुत सारे गैंग्लिया में एंड होती है। क्या बनाती है, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, तो साइनेप्सिस के गुच्छे को गैंग्लिया कहते हैं, नर्वस सिस्टम में आपने अभी पढ़ा होगा। फिर जो गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट का जो सप्लाई कर रहे हैं नर्व्स, वही नर्व्स और वही प्लेक्ससेस जो है वो सेमाइनल वेसिकल्स और कॉर्पस स्पॉन्जियसम और कैवर्नोसा ऑफ द पेनिस जो होता है उसको भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा को सप्लाई करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग इजैकुलेशन इन सारे जो है पार्ट्स के अंदर जो है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि जिस समय जो है, ठीक है, जो इजैकुलेटरी डक्ट जो है डायलेट हो रही है या है, उसी समय जो है प्रोस्टेटिक सिक्रेशन भी रिलीज होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। तो आपको इसमें नाव के नाम बताने हैं। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही तरह के सप्लाई होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर प्रोस्टेटिक जो एज के साथ में डिफरेंस है ये आता नहीं है इसमें, बस एक आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 40 से 50 साल की एज के आसपास जो है प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट हो सकता है, नॉर्मली बिनाइन हाइपरट्रॉफी, ठीक है। कभी कभी इसका साइज छोटा हो जाता है तो इसके लिए कहते हैं सेनाइल एट्रोफी। प्रोस्टेट में जो है बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों ही तरह की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। की बात हम करते हैं टिश्यू में, तो प्रोस्टेट प्राइमरली जो है वो फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन है, कुछ फाइब्रस टिश्यू है, कुछ मस्कुलर पार्ट है और कुछ ग्लैंडुलर पार्ट है, ठीक है। इसका जो स्ट्रोमा है, जो मतलब बेसिक कंटेंट जो टिश्यू का होता है, और स्मूथ मसल्स फाइबर्स है। तो सेल्स होती है वो होती है कौन सी, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के एसिनाई बनते हैं। एसिनाई को समझ लो अभी के लिए, जैसे आपने एल्वुलाई पढ़ा था उसके जैसे, ऐसे ही एसिनाई से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर आपने वहां भी पढ़ा होगा जब आपने पेनक्रियास पढ़ा था, ठीक है, पेनक्रियाटिक एसिनाइस। तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के एसिनाई होते हैं। ऑब्वियसली प्रोस्टेट कैसी ग्लैंड हो गई, यहाँ पर इसका कंटेंट जा रहा है ना, तो ये कैसी ग्लैंड हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास में भी हमने एसिनाई देखे थे, तो कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर समझ लो आप। फिर जो इसकी ल्यूमेन होती है, ठीक है, एसिनाई की, ठीक है, उसके अंदर जो है एमाइलाइड बॉडीज करके जो है कंटेंट होता है। तो इसको कैसे समझोगे, तो आपने जब थायराइड पढ़ा होगा तो थायराइड में थायरोग्लोबुलिन पढ़ा था, फॉलिकुलर कैविटी के अंदर थायरोग्लोबुलिन सिक्रेट करके रखा जाता है। इसी तरीके से वो भी एक कोलाइडल मास होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एसिनाई में भी कोलाइडल मास होता है।
जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है वहां पर कौन सी सेल होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो वो भी प्रोस्टेट का पार्ट ही समझ के चलो आप उसको। डेवलपमेंट इसमें नहीं आता है। सेनाइल एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट में ये होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट में हाइपरट्रॉफी एट्रोफी दोनों हो सकती है। तो हाइपरट्रॉफी अगर होती है तो इसे कहते हैं सेनाइल एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, 50 साल की एज के आसपास, बिनाइन हाइपरट्रॉफी, ठीक है। फिर इससे समस्या क्या होती है? तो इससे होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन और डिफिकल्टी इन पासिंग द यूरिन, ठीक है। तो पहले तो डिफिकल्टी इन पासिंग द यूरिन होगा, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर हो जाए तो प्रोस्टेट, क्योंकि एक कॉलर की तरह है ना, उसने कफ करके रखा है चारों तरफ से, उसने उसको बांध के रखा है, ठीक है। तो प्रोस्टेट अगर फूलेगी तो अंदर जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है उसको कंप्रेस करेगी, ऐसे में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से यूरिन पास होने में दिक्कत जाएगी, ठीक है। डिजिटल एग्जामिनेशन जो करते हैं प्रोस्टेट का वो पर रेक्टल करते हैं, ठीक है। रेक्टम में फिंगर डाल करके प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। और इधर प्यूबिस के सुप्रा प्यूबिक पार्ट से उसको दबा करके करते हैं। प्रोस्टेट के रिमूवल कई तरीके से किए जाते हैं। प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेटेक्टोमी इसे कहते हैं। प्रोस्टेट का पार्ट या फिर जो है पूरा प्रोस्टेट नहीं, कुछ पार्ट्स जो है वो निकाले जाते हैं अक्सर, जो भी मेलिग्नेंट या भी हाइपरट्रॉफी की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रोस्टेट के इन्फ्लामेशन को कहते हैं प्रोस्टाइटिस, जो कि गोनोकोकाई या दूसरे इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह से भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोस्टेट की क्या हो गई? अप्लाइड हो गई। ये है प्रोस्टेट का पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें जो है रेक्टम में फिंगर डाल करके, है ना, जो है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, देखो कभी भी किसी चीज के एग्जामिनेशन के लिए क्या चाहिए, जैसे प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करना है तो सिर्फ इधर से फिंगर डालने से कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ अंडरलाइन कुछ हार्ड सर्फेस होना चाहिए। जैसे मान लो किसी पेशेंट को आप जो है एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कर रहे हो लेकिन वो बहुत मोटे गद्दे पे है, तो वो कोई काम का नहीं। तो ऐसे किसी हार्ड पार्ट के अगेंस्ट जो है इसको एग्जामिन कर रहे हैं, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस के अगेंस्ट इसको एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट के बाद में जो है अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है दो, एक है इजेकुलेटरी डक्ट, उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टेस्टिस। तो इजेकुलेटरी डक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। और क्या है हमारे पास में? इजेकुलेटरी डक्ट है, एपेंडाइमा वगैरह, डक्टस डिफरेंसा भी है, ठीक है। इसको देखते हैं डक्टस डिफरेंसा को। तो डक्टस डिफरेंसा, जिसे कि वासा डिफरेंसा भी कहा जाता है, या एक और डिफरेंट डक्ट भी कहा जाता है। कहाँ डक्टस डिफरेंसा? पहले ये देखो इसको, ठीक है। ये क्या है? टेस्टिस है ना। टेस्टिस से क्या शुरू हुआ? टेस्टिस को अभी अपन देखेंगे अलग से। एपेंडाइडेमिस है ना, सारा जो है स्पर्म वगैरह लेकर के इसे कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर एपिडाइडेमिस से जो है स्टार्ट होगी क्या? देखो डक्टस डिफरेंसा। ये डक्टस डिफरेंसा कहाँ तक जाएगी? तो ये लेकर के जाएगी, ठीक है, इजेकुलेटरी डक्ट तक, ठीक है। ये जो अपना प्रोस्टेट है वहां तक सीमेन स्पर्म को लेकर के जाएगी, स्पर्म को लेके जाएगी, स्पर्म लेके जा रही है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम। डक्टस डिफरेंसा जो है, जिसको वासा डिफरेंसा भी कहते हैं, एक मोटी दीवार की मस्कुलर ट्यूब है। इसका काम है स्पर्म्स, या अभी स्पर्म डेवलप नहीं हुए हैं, इसका पहले नाम अभी क्या पड़ा रहेगा? स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ को ले जाना कहाँ से कहाँ तक? तो एपिडाइडेमिस से प्रोस्टेट में जो इजेकुलेटरी डक्ट है वहां तक, ठीक है। ये एक कॉर्ड की तरह होती है, स्क्रोटम में जो है पीछे से इसको पैल्पेट किया जा सकता है, ठीक है। डक्टस डिफरेंसा जो है उसकी ल्यूमेन काफी छोटी होती है, जो उसका एंड पार्ट होता है वो डायलेटेड होता है, जहां पर डक्टस डिफरेंसा खत्म होती है। डक्टस डिफरेंसा 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, काफी लंबी होती है और काफी घूम करके जाती है वो, ठीक है। जो डक्टस डिफरेंसा है उसका कोर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रोटम में तो देखो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस से ये राउंड होकर के ऊपर की तरफ जा रही है, तो स्क्रोटम में ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस पर चलते हुए ऊपर की तरफ जाती है, फिर वहां से एंटर करती है इंग्वाइनल कैनाल के अंदर, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल जो है, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। इंग्वाइनल कैनाल से फिर ये एंटर करती है ग्रेटर पेल्विस में, और फिर वहां से वो एंटर करती है लेजर पेल्विस में, पहुंचती है प्रोस्टेट के पास। तो कोर्स एंड रिलेशन में आगे अपन देखते हैं कि कैसे कैसे इसका कोर्स चलता है। 4 पार्ट में इसका कोर्स एंड रिलेशन आएगा। तो पहला है कि डक्टस डिफरेंसा जो है उसकी शुरुआत होती है एपिडाइडेमिस की पूंछ से। एपिडाइडेमिस की जो पूंछ है, टेल है, वहां से डक्टस डिफरेंसा शुरू हुई। अगला टेस्टिस की जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसके साथ साथ ये जो है ऊपर की तरफ चलती जा रही है, ठीक है, और अपर पोल ऑफ द टेस्टिस तक ये पहुंच गई, ठीक है। यहाँ से स्पर्मेटेड कॉर्ड में एंटर कर गई, ठीक है। स्पर्मेटेड कॉर्ड में ये जो है वर्टिकली ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है। कहाँ तक जाएगी? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से फिर ये
तिरछी होकर के एंटर करती है इंग्वाइनल कैनाल में। इंग्वाइनल कैनाल में चलते हुए ये अल्टीमेटली पहुंचती है ग्रेटर पेल्विस तक। तो इंग्वाइनल कैनाल जो रिंग है, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल को ये कैसे छोड़ती है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल से ये एंटर करती है, जबकि डीप इंग्वाइनल कैनाल से ये पेल्विस में अंदर जाती है। ठीक है, तो जो स्पर्मेटिड कॉर्ड है वहां से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से होते हुए डीप इंग्वाइनल रिंग से होते हुए कहां पर पहुंच गई, ग्रेटर पेल्विस में। ठीक है, अब ग्रेटर पेल्विस के अंदर जो है ये जो एक्सटर्नल इलियक वेसल्स है, ठीक है, उनके पास से एंटर करती है लेजर पेल्विस में। लेजर पेल्विस के अंदर जो डक्टस डिफरेंसा है, ठीक है, वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड, पीछे और नीचे की तरफ चलती है। ठीक है, ये डीप टू द पेरिटोनियम होती है, मतलब पेरिटोनियम के नीचे होती है। ठीक है, और अम्लाइकल आर्टरी और ऑब्ट्यूरेटर नर्व और वेसाइकल वेसल्स को क्रॉस करते हुए, ठीक है, ये अल्टीमेटली पहुंच जाती है कहाँ पे, लेजर पेल्विस में। और लेजर पेल्विस में जो प्रोस्टेट होता है, ठीक है, प्रोस्टेट के पीछे जो है ये देखो एम्प्यूला बना रही है ना, एक डायलेटेड पार्ट बना रही है। ठीक है, डायलेटेड पार्ट बना रही है और अब ये जुड़ जाएगी सेमिनल वेसिकल्स और उसकी डक्ट से और बना लेगी इजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल्स और उसकी डक्ट से जुड़ने के बाद में इजैकुलेटरी डक्ट बन रही है। ठीक है, तो काफी इसका लंबा कोर्स है, कोर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देख लेना। आर्टरी किससे ब्लड देती है इसको, तो डक्टस डिफरेंसा जो है